फ्रेंड्स, स्वागत है तड्डा साडे यूट्यूब चैनल से। हमने यहाँ तक कर लिए थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट तक। अब हम करेंगे करंट असेट। ये हमारे सेकेंडरी ग्रुप के पार्ट हैं जो टैली में हमने किए थे, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप हमारे प्राइमरी ग्रुप हमारे 1 से लेके 15 तक होते हैं एंड सेकेंडरी ग्रुप हमारे 16 से लेके 28 तक होते हैं। अभी हम वही कर रहे थे, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब यहाँ से करते हैं करंट असेट्स क्या होता है। सभी प्रकार के चालू संपत्तियाँ के खाते करंट असेट के अंतर्गत आते हैं, खोले जाते हैं। जैसे रॉकेट खाते, बैंक खाते, देनदार खाते, अग्रिम खाते। यानी करंट असेट क्या होती है पहले ये समझाते। करंट असेट जैसे कि हमने किसी को उधार दिया है तो वो हमारी करंट असेट हो गए। असेट मतलब संपत्तियाँ, क्योंकि हमने किसी को उधार दिया तो बाद में वो हमें पैसे वापस करेगा, तो वो भी हमारे असेट होते हैं। ये हमारे करंट असेट के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स, यह सभी प्रकार के खर्चे होते हैं जो प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय या खर्च के रूप में किए जाते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये एक तरह के खर्चे होते हैं। जैसे कि किसी ने कंपनी खोली है तो कंपनी में कोई क्लाइंट आते हैं, तो क्लाइंट को जब हम नाश्ता पानी कराते हैं उसमें जो खर्चा होता है थोड़ा बहुत, उसको हम कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सन्ड्री सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जब बैलेंस शीट का योग बराबर ना आ रहा हो, तब उस समय के अंतर्गत धनराशि सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे कि हमने एक कंपनी क्रिएट की थी, तो एक महीने का जो भी हमारा खर्चा हुआ वो हमने एक तरफ सारे जोड़ लिए। खर्चा जैसे हमने किया था 1000 का, एक महीने में हमने 1000 का खर्चा किया, पर उसमें से हमें इतना पता है कि 900 रुपये हमने कहाँ पर खर्चे, पर जो 100 रुपये हमें खर्चे हैं उसका नहीं पता कि हमने कहाँ खर्चे, याद नहीं है। तो जो 100 रुपये हमें याद नहीं है हमने कहाँ खर्चे हैं, वो हमारे सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत डाल देते हैं। इसको बाद में देखेंगे कि ये हमने कहाँ खर्चे थे। ये हमारा सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए जाते हैं जो खर्चे में याद नहीं रहते हैं। जो खर्चे या फिर जो इनकम होती है वो सब हमारे सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखी हुई है। बैलेंस शीट एक प्रकार का रिपोर्ट होता है। जैसे हमने 1000 रुपये का सामान खरीदा जिसमें 900 रुपये का याद है क्या खरीदा, बाकी का नहीं, तो 100 रुपये जो हमारे वो सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। अब हम देते हैं ब्रांच डिवीज़न। ब्रांच डिवीज़न क्या होता है ये तो नाम से ही पता चल गया होगा। मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते या अकाउंट ब्रांच डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। सिंपल से समझते हैं। जैसे कि एक हमारी कंपनी है, कंपनी की कई सारी ब्रांचेस हैं। सारी जो ब्रांचेस हैं उनके खाते ये कंपनी खोलेगी। इसको बाद में अच्छे से समझेंगे केस स्टडी 2 में। अभी हम देखते हैं हमने क्या क्या सीखना है केस स्टडीज़। हमने बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करना है। पहले व्हाट इज़ टैली, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में किया है। व्हाट इज़ टैली, व्हाट इज़ अकाउंट, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री, प्री डिफाइंड टैली ग्रुप, टाइप ऑफ वाउचर, ये सब हमने देखना है। ओवरव्यू ऑफ टैली ERP 9। पहले हम डाउनलोड करना सीखेंगे टैली को, टैली ERP 9। कंपनी क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फीचर्स, वाउचर, ट्रांजैक्शन एंट्री, व्यू रिपोर्ट, फिर हम रिपोर्ट भी देखेंगे। अकाउंटिंग केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 में हमने क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, जैसे हमारा 1 अप्रैल से लेके कोई भी साल हो, यहाँ हमने 2016 लिया है, 2016, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है अगले साल के।
तो डेबिट एंड क्रेडिट ये भी हम केस स्टडी 1 में करेंगे। वॉचर क्या होते हैं, वॉचर भी हमने निकालने हैं। क्रिएट लेजर भी क्रिएट करेंगे, अंडर भी क्रिएट करेंगे, अंडर को हम ग्रुप भी कहते हैं। क्रिएट ग्रुप, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जर्नल एंट्री, 12 महीने की हमने एंट्री करनी है केस स्टडी 1 में। डे बुक क्या होता है ये समझेंगे। ट्रायल बैलेंस निकालना सिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, बैलेंस शीट निकालना सिखाएंगे। क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन। सो एक्सरसाइज हम करेंगे सॉल्यूशन के साथ। ये हमारा केस स्टडी 1 में जो होगा। सो बिजनेस जो हमारा 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है हमारा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे टीचर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, ये सारे हमें सर्विस देते हैं, बदले में हम इनको इनकम देते हैं। सो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं एक्सेट्रा। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वो आते हैं जो परचेस एंड सेल्स करते हैं, जो रेंट एंड इनकम एक्सपेंसेस, ये सब हमारा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। सो ये हमारे बिजनेस के 2 टाइप हो गई। ये हमने केस स्टडी 1 में सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, बाकी जब केस स्टडी 2 आएगा तब हम उसका भी देखेंगे। सो सेल अकाउंट क्या होते हैं, सभी प्रकार के विक्रय माल के खाते सेल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह उधार हो या नगद। यानी जो भी चीज़ें हम बेचते हैं वो सब हमारे सेल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, चाहे हम उधार बेचें या हम पैसे लेके बेचें चीज़, वो सब इसी खाते में आएंगे। अगला हमारा परचेस अकाउंट, परचेस यानी हम कोई चीज़ खरीदते हैं। सभी प्रकार के क्रय, क्रय मीन्स खरीदे गए माल के खाते परचेस अकाउंट के अंतर्गत बनाए जाते हैं, चाहे वह उधार हो या नगद। जैसे हमने किसी से उधार खरीदा या नगद खरीदा, वो हमारे परचेस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय मीन्स इनकम जो व्यापार से आती है, वह डायरेक्ट इनकम में दर्शाई जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, नहीं स्टूडेंट ने फीस जमा किया, वह डायरेक्ट इनकम है। टीचर को स्टूडेंट ने फीस जमा की, वो डायरेक्ट इनकम है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं, उससे हमें पैसे मिलते हैं, वो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। अभी इनडायरेक्ट इनकम भी समझते हैं, फिर ये डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम में अंतर समझ आ जाएगा अच्छे से। सो पहले हम डायरेक्ट इनकम ही समझ लेते हैं, दोनों में अंतर समझ आ जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आय मीन्स इनकम के खाते इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे प्राप्त किराया, प्राप्त छूट, प्राप्त कमीशन आदि एक्सेट्रा। सो यहाँ पर हम अब समझते हैं एग्जाम्पल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। और मेरा एक अपना घर है और उस घर में मेरे कई सारे रूम हैं और मैंने उसको किराए पर दे दिया है, तो उससे भी मुझे इनकम आ रही, वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। यानी वहाँ पर मैं पढ़ा कोई काम नहीं कर रही पर मुझे पैसे आ रहे हैं। अगर मेरा काम ही हो कि लोगों को घर किराए पर देना, तो वो भी मेरी डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगी। पर मेरा काम तो घर को किराए पर देना नहीं, मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, यानी मैं टीचर हूँ। तो जो इनकम हो रही, जो हम रेंट से मिल रही, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, और जो मुझे बच्चों को पढ़ाने से इनकम मिल रही वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। यानी जो मेरा पैसा है उससे इनकम मिले तो वो डायरेक्ट इनकम, जो मेरा पैसा नहीं है वैसे ही इनकम मिल रही है, जैसे किसी को किराए पर दे दिया रूम, वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम हुई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स जो प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, व्यापार में जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय किए गए उनके अकाउंट या खाते डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रत्यक्ष खर्च, जो भी खर्च होते हैं वो हमारे डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी अप्रत्यक्ष खर्चे, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय मीन्स खर्चे के खाते जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे बिल दिया,
कमीशन खाता, व्यय मीन्स खाता, खर्चों का खाता, किराया आदि। जैसे हम किसी को किराया, जैसे कि हमने एक कंपनी क्रिएट करनी है तो कंपनी के लिए हमने एक दुकान ख़रीदी है, उसका किराया देते हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब अप्रत्यक्ष खर्चे हो गए। जैसे आपने किराया आदि दिया, उससे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएंगे। जैसे रेंट दे रहा, किसी को रेंट देना जिसकी दुकान हमने किराए पर ली है, या फिर अपने वर्कर को सैलरी देना, एक्सेट्रा, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सेकंड ग्रुप के रूल और हैं रिजर्व एंड सप्लाईज। रिजर्व एंड सप्लाईज के अंतर्गत लाभ से, तो रिजर्व एंड सप्लाईज क्या होते हैं? लाभ से बनाए जाने वाले कोष के खाते रिजर्व एंड सप्लाईज में बनाए जाते हैं, जैसे पूंजी कोष, पूंजी शोधन कोष आदि। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बिजनेस में 5,000 रुपये का लाभ हुआ, जैसे एक महीने में हमें 5,000 रुपये का लाभ हो गया है, उसे अभी हम ना तो बिज़नेस में लगाना चाहते हैं और ना ही हम अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं, तो वो हम पैसे यहाँ रख सकते हैं रिजर्व एंड सप्लायर्स में। तो आप उसे, इस पैसे को रिजर्व एंड सप्लायर्स में रख सकते हैं, तो ये अकाउंट उसी में खोला जाता है। ये भी हमारा केस स्टडी 2 में आएगा, तब अच्छे से समझेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक में जमा से अधिक राशि, यानी जितनी हमने बैंक में राशि जमा की थी, जैसे हमने 5,000 रुपये जमा किए थे, जमा से अधिक, तो हमने 5,000 तो खर्च कर दिए, उससे ज़्यादा राशि और किसी को देने लगे, तो वह हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत आती है। जैसे हमारे बैंक में पैसा ही नहीं, फिर भी हम क्रेडिट से दे रहे हैं, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट में जाएगा। सिक्योरिटी लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, ये तो हमने पढ़े थे। सिक्योर्ड लोन, जैसे कि हम किसी से उधार लेते हैं, तो बदले में हम उसे कुछ रखने के लिए देते हैं। मैंने बताया था, जैसे राम ने श्याम को पैसे दिए उधार, और श्याम ने बदले में उसको एक सोने का कड़ा दिया था, सोने का कड़ा। तो जब ये इसको पैसे वापस करेगा तो अपना कड़ा वापस ले लेगा। ये कहते हैं सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन, जैसे कि राम ने श्याम को पैसे तो दिए, बट जो श्याम है उसने बदले में कड़ा नहीं दिया, तो वो अनसिक्योर्ड लोन होगा। यानी जब इसके पास पैसा होगा सीधा पैसे मोड़ देगा, वो अनसिक्योर्ड लोन है। यानी इसमें डर भी रहता है, अगर ये पैसे ना दे तो इसके पास कुछ होता नहीं है, इसके पास गिरवी रखने के लिए, पर यहाँ पर इसने गिरवी रखा है सिक्योर्ड लोन में। ड्यूटीज़ एंड टैक्स, सभी प्रकार के करों मीन्स कर, टैक्स होते हैं, टैक्स के खाते ड्यूटीज़ एंड टैक्स के अंतर्गत बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल से सभी प्रकार के कर एंड GST। ये भी हमारा केस स्टडी 2 और 3 में आएगा, सो तब हम अच्छे से समझेंगे। अगला हमारा प्रोविज़न, सभी प्रकार के किए गए प्रावधान के खाते प्रोविज़न में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल से वेतन के लिए प्रावधान, किराए के लिए प्रावधान। ये भी हमारा केस स्टडी 2 में है, तब हम अच्छे से समझेंगे, अभी वैसे ही पढ़ लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर हमारे वो होते हैं जिनको हम उधार पैसे देते हैं, ये हमने अच्छे से समझा है। एंड सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे हम उधार लेते हैं, क्रेडिटर यानी ही हमें उनको पैसे वापस करना होता है। एंड सन्ड्री डेबिटर जिनको हम पैसे उधार देते हैं एंड बाद में उनसे हमें पैसे मिलने होते हैं, ये हमारे सन्ड्री डेबिटर में आते हैं। अगला हमारा डिपॉजिट असेट्स। डिपॉजिट असेट्स होता है जैसे कि किसी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में जमा करना। जैसे कि हमने एक बिजनेस करने के लिए एक दुकान किराए पर ली थी, बदले में जो हमारा मकान मालिक है दुकान का, बदले में हमने उसको 50,000 रुपये रखे थे कि जब हम ये दुकान छोड़ के जाएंगे तो बाद में वो हमें 50,000 रुपये दे देगा, तो वो हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट असेट है। सो जब हम ये दुकान खाली करेंगे तो बदले में वो हमें हमारे पैसे वापस कर देगा। सो डिपॉजिट असेट्स होते हैं। किसी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करना डिपॉजिट एसेट कहलाता है। जैसे दुकान के लिए 20,000 रुपये जमा किए, ये एग्जाम्पल लिखिए। लोन्स एंड एडवांस असेट्स,
जैसे हमने किसी को लोन्स एंड एडवांस में पैसे दे दिए, जैसे हमारा वर्कर जो है उसकी हमारी 3,000 सैलरी है हमारी वर्कर की, पर वो हमसे 5,000 मांग रहा है, तो 2,000 जो है वो हमारे एडवांस के रूप में पैसे होंगे कि बाद में वो हमें वापस कर देगा। सो ये लोन्स एंड एडवांस के अंतर्गत जाएगा। एग्ज़ाम्पल से जैसे रोहित की सैलरी 5,000 है, तो उसने कंपनी से 8,000 लिया, तो 3,000 उसका एडवांस हो गया, बाद में उसको वापस करने होगा कंपनी को। कैश इन हैंड, यह ग्रुप कैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा कैश टैली ERP 9 में कैश का अकाउंट पहले से बना होता है, वो हमारा कैश इन हैंड के अंतर्गत जाता है। कैश के लेजर पहले से बना होता है, ये बताया गया है, जो कैश का लेजर पहले से बना होता है वो हमारा कैश इन हैंड के अंदर जाता है। स्टॉक इन हैंड, ये ग्रुप स्टॉक के लिए होता है, जैसे माल बेचने या खरीदते समय जो माल बचता है उसे स्टॉक इन हैंड के खाते के अंतर्गत रखा जाता है। बैंक अकाउंट सभी प्रकार के बैंक के खाते बैंक अकाउंट के अंतर्गत खोले जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।